हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे एक छोटे से वीडियो के साथ में केवल दो टॉपिक, फ्रक्टोज और अमीनो अम्ल। फ्रक्टोज को ग्लूकोज के साथ में हमें पढ़ाना था, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो रहा था, इसके लिए हमने फ्रक्टोज को इस वीडियो में शामिल किया है। तो फ्रक्टोज की संरचना के आधार पर हमने उसकी एमीएसिटल, अल्फा डी तथा अल्फा डी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना के बारे में विस्तृत रूप से आपको बता दिया था। तो इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे केवल दो टॉपिक, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में और फ्रक्टोज पाए किन में जाते हैं, और दूसरा टॉपिक होगा आपका अमीनो अम्ल। तो दो टॉपिक के साथ के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं अभी भी, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। और अगला वीडियो अगर पाना चाहते हैं, अगले वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप अगले वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। बिल्कुल, ग्लूकोज फ्रक्टोज से इसलिए भिन्न होता है कि ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, लेकिन फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर, जो 2 डिग्री कार्बन होता है, उस पर पाया जाता है कीटोनिक ग्रुप। तो ये होता है आपका फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की संरचना ग्लूकोज से बहुत भिन्न होती है। तो सबसे पहले पाएंगे कि फ्रक्टोज होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम बताते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे पहला शहद, सबसे शर्कराओं में जितनी भी शर्कराएं पाई जाती हैं, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज ही होती है। और यह शहद का मुख्य अवयव है। जितने भी रसीले फल पाए जाते हैं, जो रसीले फल आप लोग खाते हैं, हम खाते हैं, तो उसमें फ्रक्टोज उपस्थित होता है। लेकिन फ्रक्टोज को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए एक ही विधि होती है कि आप शर्करा C12H22O11 का जल अपघटन H2O हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कर देते हैं। तो जल अपघटन के पश्चात पहला अणु जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और दूसरा अणु आपका बनता है प्लस में C6H12O6। ये है फ्रक्टोज। ये पहला अणु बनता है ग्लूकोज का, दूसरा बनता है फ्रक्टोज का। और दोनों को हम संरचना के माध्यम से डिफरेंट बता देते हैं एक बार फिर। अगर बिल्कुल विस्तृत में पढ़ना है, पूर्ण रूप से मतलब A to Z जानकारी लेनी है, तो पिछले वीडियो में जाकर ग्लूकोज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। हेमीएसिटल संरचना जो आपसे पूछी जाती है, रासायनिक अपक्रियाएं जो आपसे पूछी जाती हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो उसको आप पढ़ लेंगे पिछले वीडियो में जाकर, जिस भी स्टूडेंट ने भी पढ़ा नहीं है। और जो भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो वो जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आपको संरचना को दोबारा से बता दें। तो बताते हैं संरचना पहले ग्लूकोज का। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। 6 कार्बन की सीरीज होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। इसकी भी बनाते हैं। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की सीरीज बन गई। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और ज्यादातर हाइड्रोक्सी समूह का घनत्व राइट हैंड पर होता है। तो पहला OH राइट हैंड पर। लेकिन इसकी एक शर्त है ग्लूकोज की संरचना में, ओपन संरचना में तीसरे कार्बन पर लेफ्ट हैंड पर एक OH ग्रुप पाया जाता है, और उसके बाद में सभी राइट हैंड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। तो ये होती है आपकी ग्लूकोज की संरचना CH2OH। ये है D+ ग्लूकोज, ग्लूकोज की संरचना है, D+ ग्लूकोज है ये। अब फ्रक्टोज की बात आ जाती है। फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है और बाकी सब OH, यानी कि राइट हैंड पर हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। लेकिन तीसरे कार्बन पर फिर वही कंडीशन लागू हो जाती है कि लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, बाकी सब हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड पर होंगे।
और ये CH2OH की संरचना बनाएंगे। ये आपका होता है L माइनस फ्रक्टोस, फ्रैक्टोस ये होता है लिबियो रोटेटरी और ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसे लिबियो कीटोस भी कहते हैं और ये क्या होती है, कीटोनिक शर्करा होती है। तो इसके दूसरे कार्बन पर कीटोन पाया जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम कीटोन की संरचना के बारे में जो फिशर ने दी थी और हॉवर्थ ने संरचनाएं दी थी। कीटोन पायरेनोस भी बनाता है और फ्यूरेनोस भी बनाता है। यहां पर जो कीटोनिक ग्रुप फ्रक्टोस का है ये पायरेनोस भी बनाता है और फ्यूरोन भी बनाता है। आपने हमेशा स्ट्रक्चर संरचना पढ़ी होगी फ्रक्टोस की, तो हमेशा यही बताया गया होगा कि ये सिर्फ फ्यूरेनोस शर्करा के स्ट्रक्चर बनाता है साइक्लिक, लेकिन ये पायरेनोस भी बनाता है। कब बनाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसकी संरचना के बारे में। चलिए रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं और बनाते हैं फ्रक्टोस की हेमी एसिटल संरचना। तो सबसे पहले लिखेंगे आप CH सिंगल बॉन्ड OH, ये हो जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद में आपको लिखना है C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन तीसरा आ जाता है तो राइट हैंड पर OH, लेफ्ट हैंड पर OH होगा और राइट हैंड पर हाइड्रोजन परमाणु होगा। बाकी कार्बन बिल्कुल ग्लूकोज के नियम के जैसे लिखे जाते हैं, OH H और CH2OH। ये होता है फ्रक्टोस का विन्यास, ये कहलाता है डी फ्रक्टोस। डी माइनस अगर लगाना चाहते हैं तो माइनस लगा दें, लिखने आगे फ्रक्टोस। तो ये डी फ्रक्टोस इसकी संरचना होती है, डी प्लस और डी माइनस संरचना होती है फ्रक्टोस की। तो डी प्लस होती है ग्लूकोज के लिए और डी प्लस। अब इसकी हेमी एसिटल संरचना बनाते हैं। तो फ्रक्टोस की हेमी एसिटल संरचना में दूसरे कार्बन परमाणु से छठवें कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है जब फ्रक्टोस प्राकृतिक होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक। ये बात आप नोट कर लें, नोट पॉइंट की है। जब फ्रक्टोस प्राकृतिक होता है तो दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉन्ड को क्रैश कर देता है। और जब ये होता है किसी भी मुक्त अवस्था में, प्राकृतिक और कैसी अवस्था में पाया जाए, मुक्त अवस्था में, तब ये छठवें कार्बन का हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है दूसरे कार्बन के कीटोनिक ग्रुप पर। और अगर यदि यह किसी शर्करा के जल अपघटन द्वारा यानी कि संयुक्त रूप में पाया जाता है, फ्रक्टोस संयुक्त रूप में जुड़ी हुई शर्करा के रूप में पाया जाता है, तो पांचवें कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु ट्रांसफर हो जाता है किस पर, दूसरे कार्बन के कीटोनिक ग्रुप पर। तो आने वाली संरचना आपकी बनती है किस प्रकार से, तो बनती है सिंगल बॉन्ड, ये है CH2OH। तो हम इस कार्बन को लिखेंगे CH2OH और इस कार्बन से ट्रांसफर हुआ है तो इसकी संरचना इस प्रकार से हेमी एसिटल बन जाती है। अभी हम मुक्त रूप से जो फ्रक्टोस पाया जाता है उसकी संरचना के बारे में केवल बता रहे हैं, फिर उसके बाद में बताएंगे शर्कराओं से जब फ्रक्टोस प्राप्त होता है तो किस प्रकार की संरचना हेमी एसिटल बनाता है। तो देखिए, तो इसके बाद में ये CH2 लगा है तो हेमी एसिटल यानी कि कार्बन का जो विन्यास बनेगा, ऑक्सीजन परमाणु हेमी एसिटल संरचना बनाएगा, तो वो छठवें कार्बन के हाइड्रोजन से बनाएगा। तो इसलिए लिखते हैं कीटोनिक ग्रुप का हम सिंगल बॉन्ड, और ये O इस हाइड्रोजन परमाणु के ट्रांसफर होने से क्या हो जाता है, OH। क्या बन गया, OH, और ये आधा बॉन्ड क्रैश हो गया। इससे अब हम जोड़ देते हैं CH2OH, किस साइड में, लेफ्ट साइड में CH2OH। और फिर उसके बाद में जितने भी कार्बन के जैसे भी ग्रुप लगे हैं लगा देते हैं OH। तीसरा कार्बन है तो सभी राइट हैंड पर होते हैं और यहाँ पर H, फिर उसके बाद में OH और एक H,
और यहां पर बचता है आपका CH2। क्या बचता है? CH2। तो ये आपकी संरचना बन जाती है किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो ये कहलाती है अल्फा डी फ्रक्टोस। फ्रक्टोस, अल्फा डी फ्रक्टोस कहलाती है। इसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी का इस तरफ यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में ट्रांसफर हो जाए और ये CH2OH राइट साइड में आ जाए, OH इस तरफ घूम जाए, तो ये जो दूसरी संरचना बनती है वो होती है बीटा। अब ये CH2OH किस तरफ आ गया? राइट हैंड पर, और ये कहां पर होगा? OH लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। उसके बाद में कार्बन कौन सा आ जाता है? दूसरा। तो ये सेम रहते हैं, इनमें नो चेंज आ जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये परमानेंट है। आपने सिर्फ पढ़ी होगी 5वें कार्बन से जब हाइड्रोजन परमाणु का ट्रांसफर होता, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि मुक्त अवस्था में जब फ्रक्टोज पाया जाता है तो उसके 6वें कार्बन से हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर हेमी एसिटल के 2 रूप बनाता है, 2 आइसोमर बनाता है, जिसमें पहला होता है अल्फा फ्रक्टोज और दूसरा होता है बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा फ्रक्टोज की संरचना आपके सामने ये लीजिए हाजिर है। तो यहां पर लिख देंगे OH और एक हाइड्रोजन का कार्बन परमाणु, और ये बन जाती है बीटा डी फ्रक्टोस। फ्रक्टोस ये संरचना होती है। अब इस आधार पर इनकी संरचना कैसी बनेगी? इसकी बनेगी पायरेन की जैसी, और ये पायरेनोस कहलाएगा, क्योंकि शर्करा के लिए बनता है तो शर्करा के लिए पायरेन में ओस शब्द जोड़ देते हैं तो पायरेनोस बन जाता है। और इसकी संरचना प्राकृतिक और मुक्त रूप से पाए जाने वाले, अभी जो संयुक्त रूप में पाए जाएंगे उसकी भी संरचना बताएंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं इस तरफ मेन फ्रक्टोज को और उसकी संरचना बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम अल्फा डी की, अल्फा डी फ्रक्टोज की। तो ये होती है एक साइक्लिक संरचना, और नीचे की जो लाइन थोड़ी सी दिखाते हैं उसको हम डार्क दिखा देते हैं, और इसका एक पहले कार्बन पर ईथर ग्रुप यानी ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, और इस प्रकार से पहली ये किसके लिए बना रहे हैं? अल्फा के लिए, ये अल्फा कार्बन के लिए, अल्फा डी फ्रक्टोज के लिए। और दूसरी संरचना हम बनाते हैं इसी प्रकार से, दूसरा ले लेते हैं, ये लीजिए, ये दूसरी बनकर तैयार है। अब दोनों के बारे में संरचनाओं पे लिखते हैं, यहां पर बॉन्डिंग करते हैं। हर एक पॉइंट आपका कार्बन है, और ये फ्यूरेन की संरचना है, ये फिशर ने बनाई थी। तो अब लिखते हैं हम, जो अंदर की ओर होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले ये 6वें कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर CH2O, यहां पर क्या है? CH2। तो 6वें कार्बन की बात है, तो यहां पर एक होगा CH, एक तरफ H लगा होगा, एक तरफ दूसरी तरफ भी H परमाणु उपस्थित होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कार्बन पर, तो जो नीचे लिखा है वो OH और दूसरा हाइड्रोजन इधर है, फिर है OH और दूसरा हाइड्रोजन इधर इस तरफ है। ठीक है, अगली संरचना में पहुंचते हैं तो क्या होगा? ये OH ऊपर की ओर है तो ऊपर ले लेते हैं, और जो अंदर की ओर हाइड्रोजन वो नीचे आ जाता, नहीं सॉरी इसमें उल्टा हो जाएगा, ये OH नीचे की ओर है तो नीचे, और ये हाइड्रोजन देखते हैं पहले हाइड्रोजन इससे मिलाते हैं CH2, जो अंदर की ओर होता है वो नीचे लिखते हैं, फिर जो बाहर फिर अंदर की ओर। अब इसका ऊपर लिखेंगे, ये OH ऊपर आ जाएगा और नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, जो अंदर की ओर है वो नीचे लिखा जाएगा, और जो बाहर की ओर है वो लिख देंगे CH2OH। ये संरचना फ्रक्टोज की बनी है, अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इसी की बीटा बनानी है, तो बीटा में क्या हो जाएगा? वही हाइड्रोजन यहां पर H बन जाएंगे, और उसके बाद में हम लिखेंगे OH बाहर की ओर है तो OH बाहर लिख देंगे और हाइड्रोजन को अंदर ले लेंगे। अब इस कंडीशन में एक OH
हाइड्रोजन यहां पर आएगा, OH बाहर की ओर, लेकिन राइट साइड में CH2OH हो जाएगा। अब इसको हम OH को इस तरफ नहीं दिखाकर कैसे दिखाएंगे, CH2OH, और यहां पर क्या होता है अंदर की ओर OH। तो ये होती है बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना जब फ्रक्टोज प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है, ये संरचना कहलाती है। ये कैसी होती है, पायरेन। पायरेन का ये स्ट्रक्चर होता है और इसके शुगर में पाई जाती हैं, क्योंकि ये शर्कराएं हैं तो क्या लिख देते हैं, पायरेनोस भी बोलते हैं, पायरेनोस शर्करा भी बोलते हैं, पायरेनोस शर्करा भी बोलते हैं। अब आ जाती है बात, जो शर्कराओं के जल अपघटन द्वारा इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये संरचनाएं आपकी बिल्कुल ग्लूकोज के समान है। अब आ जाती है बात, जब शर्कराएं जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होती हैं, तो जल अपघटन द्वारा पहले फ्रक्टोज हम बना लेते हैं। कैसा होता है, दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है और ऊपर लगा होता है CH2OH, और यहां पर एक H इस तरफ और OH लेफ्ट हैंड पर, फिर OH बनाते हैं दोबारा से, OH और H, CH2OH। अब इस कार्बन का यानी कि छठवें कार्बन का जब शर्कराओं के जल अपघटन द्वारा, याद रखेंगे शर्कराओं का जब जल अपघटन कराएंगे तब हमें फ्यूरेनोस जैसी संरचना प्राप्त होती है, और उस समय मुक्त अवस्था में जो फ्रक्टोज पाया जाता था उसकी होती है पायरेनोस जैसी। तो इस समय दूसरे कार्बन पर, पांचवें कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है और एक संरचना बनाता है हेमी एसिटल की। अब ये हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होगा और ये बना देगा OH। ये ट्रांसफर हुआ इस तरीके से, इस प्रकार से ट्रांसफर हो गया। अब ये बन गया, ये हाइड्रोजन कहां से गया, यहां से गया, इसको OH बना दिया और ये OH बन गया, और इस तरफ आपका लगा हुआ है CH2OH, ये जो ऊपर लगा हुआ है CH2। अब इसकी भी ये आपकी क्या कहलाएगी, अल्फा डी प्लस फ्रक्टोज आइसोमर। बीटा कहां से बनेगी, फिर वही कंडीशन इसमें भी लागू होगी। तो क्या हो जाएगा, एक OH इस तरफ घूम जाएगा, CH2OH राइट हैंड पर पहुंच जाएगा, और बनेगी संरचना किस प्रकार से, इस प्रकार से O हट जाएगा और यहां पर लिख देंगे CH2OH। अब इसकी संरचना बनती है 4 कार्बन के फ्यूरेन के जैसी। देखिए कैसा होता है 4 कार्बन का फ्यूरेन संरचना। तो इसको मेन संरचना को रब कर देते हैं, अल्फा बीटा को बनाते हैं, जिसे हावर्थ ने बनाया था। तो 4 कार्बन की संरचना इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से हम बनाएंगे 4 कार्बन की संरचना। ये और ऑक्सीजन यहां पर होगा। ये अल्फा डी प्लस फ्रक्टोज के लिए, फ्रक्टोज। अब हम बनाएंगे दूसरी बीटा के लिए। चलिए बनाइए, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे नीचे की ओर। तो यहां पर सबसे पहले बाहर की ओर लिखेंगे क्या, CH2OH। क्या लिखेंगे, CH2OH। और इस कंडीशन में इसका विन्यास इस तरफ लिखते हैं CH2OH। अगर हम इस कार्बन को पहले इस कार्बन से नंबर 1 कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, और 2 कार्बन कहाँ गए, तो पहले हम लिखेंगे इसको, OH कहाँ पर है, बाहर की ओर है, तो नीचे की ओर रहेगा, और CH2OH ऊपर की ओर। जो भी बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, जो राइट हैंड पर उसको नीचे लिखा जाता है और ये बाहर की ओर लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पर आ जाते हैं। दूसरे कार्बन पर OH, H नीचे है और OH ऊपर है। तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन पर आते हैं तो हम लिखते हैं क्या, OH कहाँ है, नीचे की ओर, नीचे की ओर है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको अंदर करेंगे, H को नीचे और OH को जो बाहर है उसको ऊपर, और इसको कर देंगे नीचे और इसको लिखेंगे H ऊपर। अब लिखेंगे एक कार्बन, यानी कि यहाँ पर कार्बन CH और इस तरफ लिखा होगा CH2
OH, ये बन जाती है आपकी अल्फा डी प्लस फ्रक्टोस। अब बनानी है बीटा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, OH ऊपर आ जाता है, CH2OH नीचे आ जाता है, जैसे कि यहां पर बना हुआ है। ठीक है, अब लेते हैं संरचनाओं में, दूसरे कार्बन पर पहुंचते हैं, सेम को सेम लिखते हैं, सेम टू सेम। आगे पहुंचते हैं तो OH ऊपर, अंदर OH, ये हाइड्रोजन यहां पर लगा, ये कार्बन पर, ये हाइड्रोजन, और ये लिखेंगे CH2OH, ये बन जाती है बीटा। ये किसकी बन गई है, यहां पर लिखते हैं बीटा डी फ्रक्टोस, फ्रक्टोस। अब इसके आ जाते हैं, ये तो हो गई संरचनाओं के बारे में। अब इसके बारे में नेक्स्ट आपको बताते हैं कि फ्रक्टोस एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसकी बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं, बिल्कुल जो ग्लूकोज में आपने रासायनिक अपक्रियाएं थी, ग्लूकोसोजोन बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, और ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ग्लूकोज ऑक्सीन बनाया था, इसी में ग्लूकोन फ्रक्टोनिक अम्ल बन जाएगा, फ्रक्टोसोजोन बन जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन आप करके देखेंगे। तो अब इसमें फ्रक्टोस आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है आपका अमीनो अम्ल। नाम से ही पता चल जाएगा क्या है शब्द, तो इसको रब करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे वीडियो को। तो चलिए इसको रब करते हैं और बताते हैं आपको अमीनो अम्ल। तो इसको यहां पर हटा देते हैं, क्योंकि प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले आपको अमीनो अम्ल मालूम होना चाहिए। तो लिखते हैं अमीनो अम्ल। कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा कि अमीनो अम्ल लिखा होगा, अमीनो अम्ल, तो कुछ भी हो सकता है, अमीनो लिखो या अमीनो लिखो, बात एक ही होती है। तो यहां पर लिखेंगे अमीनो एसिड। नाम से मतलब समझिए कि एक अमीनो और एक एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक, जिस कार्बनिक यौगिक पर एक NH2 और एक COOH यानी कि कार्बोक्सी ग्रुप उपस्थित होता है, वो सभी यौगिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक में ये एक NH2 और एक COH2, इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, अभी इसके बारे में बता देंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना में या बोलेंगे आणविक संरचना में किसी भी कार्बन पर NH2 और किसी भी कार्बन पर COOH समूह अगर जुड़ा है, तो ऐसे यौगिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा के लिए आपको बताते हैं कैसे लिखनी होगी। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों की, अमीन अच्छा नहीं लगता, आ बनाइए, हिंदी में लिखिए साफ सुथरा, अमीनो अम्लों की प्रकार्यात्मक यानी कि जो क्रिया करती है, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन जो क्रिया करती है, तो उसे कहते हैं प्रकार्यात्मक इकाई है। होते हैं लिख देना है, होते हैं, ऐसे लिख के आना है बोर्ड परीक्षाओं में, इतना ही साफ सुथरा, तब एग्जामिनर जाकर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ऐसे ही साफ साफ लिखना है, एक से एक बेहतर शब्द बनाना। प्रोटीन अमीनो अम्ल की प्रकारात्मक इकाई होते हैं जिनकी आणविक संरचना में NH2 व
COOH कार्बोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। क्या होता है कि जो प्रोटीन की लंबी से लंबी संरचना किसी भी प्रोटीन, अब बात आ जाती है प्रोटीन, तभी तो प्रोटीन का टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पहले आप जानेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है कि हजारों यानी कि 1 से लेके 1 लाख 10 लाख तक अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर एक लंबी इकाई, एक लंबी यूनिट श्रृंखला बनाती है, तो वो कहलाते हैं प्रोटीन। अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़कर एक नई यानी कंडेंसेशन होकर, संश्लेषित होकर आपस में जुड़कर एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। और वो होते क्या हैं? उसमें कलियां जैसे ऐसे 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 आपस में छोटी छोटी यूनिटें अमीनो अम्ल की, जो ये इकाइयां हैं अमीनो अम्ल की है, ये छोटी छोटी सी इकाइयां जुड़ी होती है, इसीलिए प्रोटीन का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी इकाइयां ऐसे आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ऐसे एक लंबी सी प्रोटीन बनती है। जैसे आप बताते हैं प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारी कैरोटीन प्रोटीन, नाखून में जो पाई जाती है वो कैरोटीन प्रोटीन होती है। इसे रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये मजबूत होती है। बालों की प्रोटीन क्या होती है? कैरोटीन प्रोटीन। और हमारी जैसे कि सींग, जो हमारे जानतू पालतू जानतू होते हैं, उनको हम पाल के रखते हैं अपने घरों में, तो उनके सींग पाए जाते हैं, उनमें भी कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में आ जाती है कैरोटीन प्रोटीन में, फिर आ जाती है फाइबर प्रोटीन, और भी होती हैं। क्या होती है? मायोसिन प्रोटीन। हमारी मांसपेशियों की प्रोटीन भी क्या होती है? एक फाइबर प्रोटीन होती है। इसे हम रेशेदार प्रोटीन में गिनते हैं। लेकिन आ जाती है ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन में आपको हम बताएं, जैसे आपने एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं देखी है लेकिन जानते नहीं। जैसे अंडे में जो वाइट योक होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। हमारे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से सेक्रेशन होने वाला हार्मोन इंसुलिन, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है जो जल में घुल जाती है। बाल क्या जल में घुलते हैं? नहीं, ये रेशेदार प्रोटीन है। तो हमारी जितनी भी प्रोटीन है वो हजारों यूनिटें मिलकर, हजारों लाखों यूनिटें मिलकर आपस में कंडेंसेशन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और बनाती हैं एक प्रोटीन का रेशा। और प्रोटीन के विघटन द्वारा अमीनो अम्ल बनता है। हम एक छोटे शब्द में कह सकते हैं कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है, जो विघटित होने के बाद, यानी कि पहले प्रोटीन होती है। जैसे हम आपको बताएं, सबसे पहले प्रोटीन, कोई भी हो प्रोटीन, चाहे वो रेशेदार हो और चाहे वो ग्लोबुलर यानी कि गोलाकार प्रोटीन होती है, इसकी संरचना होती है पॉलीपेप्टाइड। इसकी संरचना होती है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब है पेप्टाइड की हजारों यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जब आपस में बिखरता है तो बनाता है पेप्टाइड। तो पेप्टाइड की जगह पर हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक पेप्टाइड यानी कि पॉलीपेप्टाइड जब बनता है, जब पेप्टाइड अणुओं पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, यानी अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और पेप्टाइड से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। वो जो बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उनके बिखरने पर हमें प्राप्त होते हैं अमीनो अम्ल। ये होती है प्रोटीन की असली खासियत की प्रोटीन आखिर है क्या। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं, जो भी मांस मछली और उसके बाद में हरी सब्जियां खाते हैं, उनसे भी हमें प्रोटीन मिलती है। सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन मिलती है तो वो सोयाबीन है। जो चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं उनको भी खाया करिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी स्किन को फेयर बना देती है, हमें ज़्यादा फेयर बना देती है प्रोटीन, सही से प्रोटीन खाने पर।
ग्लूटाप्रोटीन यानी कि हम सोयाबीन, दाल जैसी चीजें अगर सेवन करते रहेंगे तो हमारी स्किन सही बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी, फिर बनेगी। अगर इन चीज़ों को हम खाते नहीं हैं, कभी कभी ज़रूरत के लिए खाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता हर चीज़ को मज़े के लिए या जायके के लिए या स्वाद पाने के लिए खाया जाए। नहीं, दालों को हमें ले लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारी प्रोटीन बढ़ती रहती है। ग्लूटाप्रोटीन होती है, ग्लूटेनिक प्रोटीन, और वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर यानी कि जो मसल्स होती है एपिडर्मिस उसको फेयर बना देती है, और जो हमारी प्रक्रियात्मक यानी कि शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको पूरा करती है। जैसे कहीं कट जाए तो प्रोटीन ही उसको जोड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। फाइब्रोनिजोन प्रोटीन होती है और फाइब्रोनिजोन फाइबर में बदल जाती है तो प्रोटीन बॉन्ड बना देते हैं। तो और हमारी एंटीबॉडीज भी प्रोटीन के कारण ही मजबूत रहती है। जितनी भी खाना डाइजेस्ट करते हैं और प्रोटीन से ही अमीनो अम्ल बनते हैं, और हमें 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कैसे होते हैं? आवश्यक 20 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो हमें चलाते हैं। इनकी कमी के कारण हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 अमीनो अम्ल का हमारी बॉडी ही संश्लेषण कर लेती है। संश्लेषण कर लेती है हमारी बॉडी ही अमीनो अम्ल का 10 अमीनो अम्ल, और 10 हमें बाहरी भोज्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं 10 का वहां से निर्माण करते हैं। बॉडी खुद 10 बना लेती है और 10 हमारे बाहर से मिलते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रोटीन के, हम बताते हैं आवश्यक कि कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो मतलब है कि प्रोटीन का वर्गीकरण करना है, तो लिखेंगे हेडिंग प्रोटीन का वर्गीकरण। नहीं, यहां पर प्रोटीन नहीं, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। प्रोटीन से तो बात ही नहीं है, तो प्रोटीन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको अमीनो अम्ल का वर्गीकरण करना है। तो अमीनो अम्ल होता है कि अमीन समूह कहां पर उपस्थित है, तो हम आपको कार्बन की श्रृंखला में के आधार पर बताएंगे। तो लिखेंगे अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण करेंगे तो हमें मालूम है कि अमीनो अम्ल कार्बन की श्रृंखला में, यानी कि सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एंड में लगा होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद कार्बन के जितने नंबर पाए जाते हैं उनको हम नंबर देते हैं। कैसे? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अगर अमीन समूह NH2 अल्फा पर उपस्थित है तो हम बोलते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देंगे हाइड्रोजन से। अगर यही अमीन समूह हमारा आ जाता है बीटा पर तो ये बीटा अमीनो अम्ल होते हैं। अगर यही अमीन समूह ट्रांसफर होकर आ जाता है गामा पर तो ये हमारे कहलाते हैं गामा अमीनो अम्ल, क्योंकि इस कंडीशन में हम नाइट्रोजन के यौगिक में हम कभी नंबरिंग नहीं करते हैं, और कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने से पहले हम मेन ग्रुप की श्रृंखला को छोड़कर उसके ठीक अगले कार्बन को हम अल्फा कार्बन मानते हैं, और उसके ठीक बाद वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन मानते हैं, ठीक उसके बाद वाले कार्बन को हम गामा कार्बन मानते हैं, और ठीक उसके बाद वाला जो कार्बन होता है वो डेल्टा होता है। इसके आगे की श्रृंखला आपको नहीं पढ़नी है इंटरमीडिएट में, बस आपको पढ़ने अल्फा अमीनो अम्ल। तो अल्फा अमीनो अम्ल के लिए कार्बन कौन सा होगा, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बिल्कुल निकटतम वाला कार्बन आपका कहलाएगा अल्फा कार्बन। आज आपको इस बात का क्लियर करा देते कि अल्फा बीटा गामा क्यों लिखा जाता है। पहला ही कार्बन आपका क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा आपका डेल्टा, डेल कार्बन बोलेंगे। तो इस पर जो उपस्थित होंगे तो वो अल्फा। आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में केवल अल्फा अमीनो अम्ल दिए गए हैं, जिसके हम कुछ उदाहरण बताते हैं। तो चलिए अल्फा अमीनो अम्ल लिखते हैं। इसका पॉइंट अल्फा अमीनो अम्ल, अम्ल। तो पहला आपका हो जाता है ग्लाइसिन, नंबर 1 ग्लाइसिन।
इसका फार्मूला आपको लिखना है तो CH2 पहले ही कार्बन पर लगा है NH2 और COOH, ये इसका फार्मूला होता है। ग्लाइसिन का ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पर ही लगा है, और ये होता है क्षारीय मूलक और ये होता है अम्लीय। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल यही आपको पढ़ना है, अमीनो अम्ल। अब उसके बाद में आ जाता है आपका एनालीन। इसके बाद में आप लिखेंगे नंबर 2 एलानीन। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर बीटा कार्बन भी उपस्थित होता है, लेकिन हमें केवल देखना है अल्फा अमीनो अम्ल को। तो यहां पर एक CH3 होता है और यहां पर लगा होता है NH2। ये हो जाते हैं आपके एलानीन। अब आ जाते हैं 4 इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। आपका आ जाता है बेलीन, यानी कि नंबर 3, ये होता है बेलीन। और बेलीन में एक कार्बन आइसो रूप में पाया जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर लिखते हैं NH2 और COOH। ये होता है आपका बेलीन। बेलीन यानी कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा कार्बन है। तो ये बेलीन का है स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में एक आ जाता है केवल ल्यूसीन। ल्यूसीन में कार्बन की 4 श्रृंखला होती है और तो चौथे कार्बन पर पाया जाता है। तो इसको हम लिखते हैं इस तरफ CH3 का होल ट्वाइज CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर लगा होता है COOH और यहां पर लगा होता है NH2। ये होता है ल्यूसीन। ये होता है आपका ल्यूसीन अमीनो अम्ल। सभी अल्फा अमीनो अम्ल हैं, अल्फा बीटा गामा, और ये इसके आगे अगर इसको ओपन करके लिख देते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे CH3। कोई भी एक कार्बन को आप डेल्टा मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा अमीनो का ल्यूसीन, सबसे पहला ग्लाइसिन, एनालीन और बेलीन, ये सभी आपके कहलाते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल, तो इनको तो आपको याद कर ही लेना है कि कौन से अल्फा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में आपको हम बताते हैं अल्फा अमीनो अम्ल की प्रकृति, कि अल्फा अमीनो अम्ल होते क्या हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल की प्रकृति बताते हैं। चलिए एक एक लाइन लिखते हैं। नंबर 1 अमीनो अम्ल की प्रकृति। अम्ल की प्रकृति, तो सबसे पहला काम करते हैं हम, लिखते हैं अम्लीय। नंबर 1 अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय यानी कि NH2 समूह, ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सी समूह की संख्या अधिक होती है, कार्बोक्सी समूह की संख्या अधिक होती है और जो अमीन समूह है उसकी संख्या कम होती है, ऐसे अम्ल कहलाते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। तो देखिए कैसे, CH सिंगल बॉन्ड COOH और यहीं पर लग जाता है NH2, अल्फा अमीनो अम्ल है भाई ये भी, और यहां लिखते हैं CH2। इसका नाम होता है एस्पार्टिक अम्ल, याद कर लें, ये होता है एस्पार्टिक अम्ल, होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल जिसमें देखिए, अब देखिए कार्बोक्सी समूह एक है और एक 2 है, और क्षारीय समूह, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में होते हैं तो वो कंडीशन होती है उसकी उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होते हैं ना, तो वो पीएच पर अपना वर्क करते हैं, पीएच को नीला पीला लाल कुछ भी नहीं करते हैं। अगर एक की यानी कि क्षारीयता ज्यादा हो जाती है, NH2 ज्यादा हो गया, तो ये होता है दुर्बल क्षारीय और ये दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो अगर ये दोनों एक क्षार एक अम्ल है तो बराबर है, उदासीन। अब यहां पर एक अम्ल की संख्या ज्यादा है तो ये कैसे हो गए भाई, अम्लीय अमीनो अम्ल हो गए। अब दूसरा हो जाता है आपका क्षारीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय अमीनो अम्ल के लिए उदाहरण है नंबर 2
क्षारीय अमीनो अम्ल, लिखते हैं इसका। तो हम लिखेंगे दो तरीके के अमीनो अम्ल लगाएंगे और इसका नाम होता है लाइसीन, NH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, इसे लिखेंगे CH2 का, नहीं ये कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और अंतिम कार्बन जो अल्फा अमीनो अम्ल होता है उस पर लगा होता है COOH और एक लगा होता है यहां पर NH2। ये होता है आपका लाइसीन, ये है लाइसीन। अब इस अमीनो अम्ल को देखिए, एक है कार्बोक्सी यानी कि अम्ल का ग्रुप, दूसरा है क्षारीय, तो यहां उदासीन हो जाता है। लेकिन ठीक आगे कार्बन की श्रृंखला में बढ़ते हैं तो एक NH समूह इधर भी उपस्थित है भाई, तो ज्यादा NH समूह की संख्या हो जाती है 2, और ये होते हैं दोनों मूलक क्षारीय। कैसे मूलक होते हैं? क्षारीय, फ्री रेडिकल होते हैं क्षारीय। अब यहां पर ये होते हैं, ये अम्लीय होता है, इस कंडीशन में ये कहलाता है क्षारीय अमीनो अम्ल। और उदासीन अमीनो अम्ल तीसरा, उदासीन अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्ल, और उदासीन अमीनो अम्ल आपको हम बता देते हैं कौन से कहलाते हैं। वे उदासीन जितने भी हमने अभी अल्फा अमीनो अम्ल लिखे थे, जैसे ल्यूसीन लिखा था, तो ल्यूसीन में हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या होता है, और ग्लाइसिन पहले सबसे पहला लिखा था आपके लिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन तो 1 पे आपने लिख दिया था आपके लिए NHCH और उसके ऊपर लगा था एक NH2 और COOH। तो ये इस कंडीशन में देखिए, एक अम्लीय मूलक, एक क्षारीय मूलक है और एक अम्लीय मूलक। तो इस कंडीशन में जब कार्बोक्सी ग्रुप और अमीन ग्रुप की संख्या बराबर होती है तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो ये अमीनो अम्ल का हो गया वर्गीकरण। अब बताते हैं अमीनो अम्ल का D+L विन्यास बताते हैं, तो इसको रब कर देते हैं और संश्लेषण वाले बताते हैं, इनकी प्रकृति बताते हैं। ज्विटर आयन बताते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बताएंगे आपको, तो इसको रब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध दो एक समान क्या होंगे? दो एक समान या विपरीत, दो एक समान या भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल जल अपघटन के पश्चात जो कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीनो अम्ल के बीच में बंध बनाते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। जैसे सबसे पहला हमने आपको बताया था ग्लाइसिन, लिखते हैं हम ग्लाइसिन और फिर एनालिन लिखते हैं। ग्लाइसिन का फार्मूला देखिए क्या था, CH और लगा था आपका NH2 और ये क्या था COO। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था एलानिन, तो एलानिन को हम लिखेंगे तो लिखेंगे CH2, CH2 को ऊपर ले लेते हैं, यहां पर लिखते हैं NH2, CH और ऊपर लिख देते हैं CH3 और इस तरफ लिखते हैं COOH। ये क्या है आपका ग्लाइसिन और ये क्या है एलानिन, तो इसको लिख दीजिए ग्लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन दो कौन से हैं? अल्फा अमीनो एसिड है ये, और ये भी अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है सभी, ये ए बता दिया, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल। जब ये जल अपघटन करते हैं तो उसके बाद में ये जो अपना OH इस हाइड्रोजन आयन के साथ निकालकर NH2O जैसे छोटे छोटे अणुओं को निकाल देते हैं, तो CO और NH के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड आबंध। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हो जाता है ये पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए कैसे, अब इसका ये रो हम लगा लेते हैं, थोड़ा तिरछा, काफी बड़ा रूप में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे CH और यहां पर NH। अब आपका बचा था CO,
CO का एक बॉन्ड क्रैश हुआ, उससे नाइट्रोजन से अमीन ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन निकल कर गया है, तो यहां पर क्या बन जाता है NH। अब उसके बाद में क्या लगा है CH, और ये लगा है CH3 और COOH। तो देखते हैं कि इतना जो दो अमीनो अम्लों के बीच में बॉन्ड होता है, इतना एरिया, और ये खासकर ये बॉन्ड, तो ये कहलाता है पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध बन जाता है। दो अमीनो अम्ल के जल अपघटन द्वारा जो CO और NH के बीच में बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो अम्लों से जल अपघटन के बाद जुड़ते जाते हैं और एक लंबी सी संरचना प्रोटीन की बना देते हैं। उस समय हम पेप्टाइड, इसीलिए अमीनो अम्ल को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ऐसे ही देखिए, जिसके एक एंड पर हमेशा अमीन समूह और दूसरे एंड पर हमेशा COOH समूह बना रहेगा, परमानेंट बना ही रहेगा। अब इसका जल अपघटन किसी और अमीन से करा दें तो फिर यहां पर एक और यूनिट जुड़ जाएगी, फिर इधर जल अपघटन करा देते हैं तो इधर भी एक यूनिट जुड़ जाएगी, फिर ऐसे ही आगे करते रहें, आगे करते रहें, जब तक आपका मन ना भरे तब तक ये रिएक्शन करते रहो, जल अपघटन कराते रहो और अमीनो अम्ल के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते रहो और वो बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड संरचना। जैसे इस बॉन्ड को हम मान लें, ये बन गया एक यूनिट के बीच बन गया, दूसरी यूनिट फिर आई, फिर तीसरी यूनिट, फिर चौथी यूनिट, खत्म नहीं होगी। इसीलिए कहते हो हजारों अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं प्रोटीन में, हजारों अमीनो अम्ल। तो ये हो जाती अमीनो अम्ल। अब बताते हैं हम ज्यूटर आयन और इसकी संरचना, ज्यूटर आयन और इसकी संरचना। चलिए तो लिखते हैं ज्यूटर आयन, द्विध्रुवीय आयन, इसे क्या बोलेंगे द्विध्रुव आयन। जल्दी जल्दी से नोट करते जाएं और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसा बिल्कुल आपके बिल्कुल ब्रेन के सेरेब्रम में चला गया कि कभी भी आप भूल ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से आपको बताया, बिल्कुल देसी तरीके से आपको बता दिया है कि कभी भी आप पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में कोई भी डिफरेंट होगा आसानी से निकाल लेंगे। तो ज्यूटर आयन को आपको लिखना है। तो ज्यूटर आयन में क्या होता है कि ऐसा समूह, ऐसा आयन जिस पर एक ध्रुव प्लस का और दूसरा माइनस का हो, तो वो कहलाते हैं ज्यूटर आयन। ऐसा ही कौन करता है, हमेशा अमीनो अम्ल करते हैं। तो अमीनो अम्ल में देखिए ज्यूटर आयन कैसे बनते हैं। जैसे हम लिख देते हैं आपको पहले ही ग्लाइसिन या एलानिन लिख देते हैं, एलानिन लिख लीजिए। तो CH3 और यहाँ पर लिखते हैं CH सिंगल बॉन्ड NH2 और COOH। जब किसी भी कंडीशन में, यानी कि एक्वेसस सॉल्यूशन में, कैसा हो एक्वेसस, जलीय सॉल्यूशन में क्या होता है, इस पर होता है ध्रुवीय पोलर। उस कंडीशन में ये अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन को त्याग देता है और इसे ग्रहण कर लेता है। ये एक अल्फा अमीनो अम्ल है और जिसका नाम है क्या, एलानीन। एलानीन, लोग बोलते हैं एनालीन, नहीं एलालीन होता है। तो ये हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाता है किस पर, अमीन ग्रुप की तरफ। तो ये भी ध्रुवीय हो जाता है, ये भी ध्रुवीय। तो कैसा बन जाता है CH3CH और यहां पर ये बन जाता है NH3 पर प्लस, ये ध्रुवीय हो गया, ये पॉजिटिव और ये बेचारा हो जाता है निगेटिव। तो ये कहलाता है ज्यूटर, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ये होता है ज्यूटर आयन। अब इसके इस विन्यास को अगर समझना है तो देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे इसको। ज्यूटर को ऐसे भी लिखते हैं और बड़ी की मात्रा ज्यूटर, छोटी की मात्रा लगा दो, ज्यूटर आयन। ये बन गया आपका ज्यूटर आयन, क्योंकि एक ही कंपाउंड पर क्या पाया जाता है, एक माइनस का और एक प्लस का। कौन करता है ये, जब इसको हम कब करते हैं, एक्वेस बना लेते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में अम्लों की ये खासियत होती है। आर्हेनियस ने ये पहले ही आपको बता दिया है 10th क्लास में कि बताया
कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। भाई जल में अमीनो अम्ल को घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे और उसका अट्रैक्शन किसकी ओर होगा, अमीन ग्रुप की ओर। अमीन उसको अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का और वो एक निगेटिव का। तो ऐसी कंडीशन में जो बनता है वो ज्यूटर आयन होता है। अब ज्यूटर आयन का डीएल विन्यास बताते हैं, अमीनो अम्ल का दी एंड करते हैं यहीं पर। तो ज्यूटर आयन की संरचना मान लीजिए Dl प्लस इस प्रकार से COO यहां पर और बीच में एक कार्बन है, एक तरफ NH3 ग्रुप है प्लस लगा देते हैं और इस तरफ एक हाइड्रोजन। ये आपका यहां पर लिख देते हैं हम क्या, CH2OH, यानी कि ये एक ज्यूटर आयन है जिसका ये है D विन्यास, क्या है डी रूप है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब ये अपना अमीन ग्रुप घड़ी की विपरीत दिशा में, ये कैसा है क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में ले आता है तो जो अगली संरचना आपकी बनती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार COO पर माइनस और यहां पर आ जाएगा NH3 और ये हाइड्रोजन और ये बन जाएगा CH2OH। ये बनाता है क्या, एल रूप, यानी कि लीबियो रोटेटरी और ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये होता है बामा बर्थ और ये होता है दक्षिणा बर्थ, दक्षिणा बर्थ। तो ये होती है अमीनो एसिड। आज की क्लास में इतना ही। और एक बात बता देते हैं कि अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए 20 जरूरी होते हैं, अति आवश्यक अमीनो अम्ल है जिनको हम बाहर से एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल और जिन्हें हमारी बॉडी ही बना लेती है उसे नॉन एसेंशियल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल में ग्लाइसिन आयसिन आ जाते हैं और अनावश्यक में आ जाते हैं स्पार्टिक अम्ल और जो स्किन को गोरा करती है वो होते हैं ग्लूटामिन। ये क्या होते हैं, अनावश्यक। आवश्यक वो होते हैं जिन्हें हम बाहर से क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ही संश्लेषित हो जाते हैं और फिर अनावश्यक जिन्हें हम खाना भोजन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में प्रोटीन के साथ में और प्रोटीन के बाद साथ साथ में आपको डीएनए आरएनए कराते हैं और सिलेबस को दी एंड करते हैं, अनसॉल्व पेपर स्टार्ट करते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं और वो चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल को प्रेस कर लें। अगले वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला ही होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक से साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।